एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। ये जो चैप्टर है ये मैंने इसका जो स्टार्टिंग है, जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, लाइक टॉपिक्स लाइक फूड पॉइजनिंग और जो बेसिकली डिजीज़ हेल्थ हाइजीन क्या होता है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, विच वॉज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, वो पार्ट 1 था और आज की इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम चैप्टर को जो बचा हुआ पोर्शन है वो कर रहे होंगे। हम और डेप्थ में जान रहे होंगे हेल्थ हाइजीन और डिजीज़ेस के बारे में। साथ ही साथ इस चैप्टर को हम एंड भी इसी वीडियो में कर रहे होंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि जो पार्ट 1 वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे जर्म्स जिनके अंदर जर्म्स होते हैं, जो जर्म्स कैरी करते हैं और डिजीज़ को फैलाते हैं। ठीक है, ना तो ये पैथोजन से होता है, ना ही ये इन्फेक्शियस होती है कि एक पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो गई हो। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, ना तो वो पैथोजन से कॉज होंगी, ना ही वो इन्फेक्शियस होती हैं। ठीक है, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म उसको कैरी कर सकता है, ना ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफ़र हो सकती है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। ठीक है, दे में भी कॉज होती कैसे हैं ये देखो, ईदर ड्यू टू, या तो आपकी बॉडी में कुछ आपकी जो डाइट है उसके में कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से कुछ एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो, कमी हो। ठीक है, डेफिशिएंसी मीन्स अगर लैक हो ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स तो उसकी वजह से भी ये डेवलप कर सकती हैं, या फिर मैल फंक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्यों? एक तो ओल्ड एज की वजह से कभी कभी नहीं करते, और कुछ केसेस में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो रीजंस की वजह से मैल फंक्शन होता है, और मैल फंक्शन और डेफिशिएंसी की रीजन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज होती हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो भी 4 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करी जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, वो डिजीजेस जो कि किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती हैं। ठीक है, सेकेंड वन ऑर्गन मैल फंक्शन डिजीजेस, जो किसी ऑर्गन में सही से कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, मैल फंक्शन कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो डिजीजेस होती हैं। देन एलर्जीज, बाइट्स एंड स्टिंग्स। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज, इनएडिक्वेट अमाउंट, कम मात्रा में, या फिर खा रहे हो पर स्पेसिफिक मात्रा में नहीं खा रहे हो, ठीक से नहीं खा रहे हो, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो डाइट में तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज होती हैं। ठीक है, या तो आप खा रहे हो बट ठीक से नहीं खा रहे हो, या एकदम ही नहीं खा रहे हो तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होती है। अगर कोई इंसान सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस्ड फूड नहीं खाता, जितना रिक्वायर्ड है उतना क्वांटिटी का बैलेंस्ड फूड नहीं खा रहा है, उसको अंडर नरिश्ड कहते हैं। कभी कभी देखो 2 कंडीशंस होती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस में, एक तो अंडर नरिश्ड और एक माल न्यूट्रिशन। अंडर नरिश्ड जब सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं खाता है ऑफ बैलेंस्ड फूड। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, दूसरा कंडीशन में क्या होता है, जो इंसान है वो अच्छे से खाना खाता है, भरपेट खाता है, इतना उसको खाना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, लेकिन एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी होती है, उस वजह से मैल न्यूट्रिशन कंडीशन देखनी पड़ती है। अंडर नरिश्ड में क्या है, पर्सन खाना खाता ही नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस्ड फूड, मतलब बैलेंस्ड फूड की जितनी क्वांटिटी उसको खानी चाहिए उतना नहीं खाता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इंसान खाना खाता है इनफ, जितना उसको खाना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में खा रहा है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो लैक कर रहा है, उसका डाइट वो नहीं खा रहा है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की एग्जांपल की बात करी जाए तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ये उस इंसान को होगा जो कि प्रोटीन और डाइट नहीं खा रहा है।
ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के बारे में और बात करी जाए तो एक ऐसी कंडीशन होती है यंग चिल्ड्रन में होती है जो कि 1 से 5 साल की उम्र के बीच में होते हैं। कैसे होता है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, या तो प्रोटीन्स की कमी से वजह से होगा, या फिर कार्ब्स। देखो 3 कंडीशन है, या तो प्रोटीन की कमी से होगा, या फिर कार्ब्स एंड फैट्स की कमी से होगा, या फिर और ऑल ऑफ दीज इन देयर डाइट। ठीक है। इट मे लीड टू 2 डिजीजेस, क्वॉशियोरकर एंड मरास्मस। क्वॉशियोरकर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, आई एम राइटिंग इट डाउन, ये वाली आप नोट कर लो, क्वॉशियोरकर। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एक छोटे बच्चों में ये होता है न्यूट्रिशन, एक कंडीशन होती है जिसमें देखो 3 कंडीशंस आती हैं। लेट मी मेक इट अ फ्लो चार्ट है। देखो जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है उसको हम PEM कहते हैं शॉर्ट में। अब जो ये PEM है ये 3 कॉजेज से होता है। नंबर 1 कॉज इज प्रोटीन्स की कमी से। ठीक है। तो जो PEM है यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ये 3 जो कॉजेज हैं उसकी वजह से होता है। किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी से होता है? नंबर 1, एक तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। नंबर 2 आता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स की भी जब कमी होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और तीसरी कंडीशन जो होती है उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें एक तो प्रोटीन्स की भी कमी होती है। ठीक है। साथ साथ उसमें किसकी कमी होती है? कार्ब्स की होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कार्ब्स लिखा है, डोंट गेट इट रॉन्ग। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की भी कमी होती है। ठीक है। इसकी जो डेफिशिएंसी कॉजेज हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी। ठीक है। ये 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से PEM कॉज हो। ठीक है। और ये इससे क्या होता है? 2 डिजीज होती हैं। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से 2 डिजीजेस कॉज होती हैं, क्वॉशियोरकर और मरास्मस। ठीक है। देखो क्वॉशियोरकर क्या होता है, क्यों होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। इन्फेंसी और चाइल्डहुड ईयर्स के दौरान, यानी जब बच्चा पैदा हुआ होता है, एकदम छोटा सा होता है, इन्फेंट होता है, और थोड़ा सा जब बड़ा हो रहा होता है लाइक एज ऑफ 4-5। ठीक है। तो चाइल्डहुड वाला ये पीरियड होता है। इस पीरियड में अगर बच्चे को डाइट पुअर इन प्रोटीन, यानी ऐसा डाइट दिया जाए जिसमें प्रोटीन या तो बहुत कम हो या तो हो ही ना, तो उसकी वजह से कंडीशन होती है क्वॉशियोरकर। ठीक है। और इसके सिम्टम्स हैं ये सारे जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। These are the symptoms. Number 1 is stunted growth and mental retardation. ग्रोथ उनकी प्रॉपर नहीं होती है, रुक रुक के होती है। ठीक है। मतलब उनकी एज कुछ है और ग्रोथ उस अकॉर्डिंग नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो डेवलप नहीं कर पा रहा है इंसान सही से। ठीक है। फ्रीक्वेंट डायरिया उनको बहुत जल्दी हो जाता है। वाटर रिटेंशन, ओएडिमा रहता है। ठीक है। ओएडिमा रहता है उनको। बल्जिंग आईज होती हैं उनकी, प्रोट्रूडिंग बेली होती है, थिन स्टिक लाइक होते हैं, और उनके हेयर का डिस्कलरेशन होता है, मतलब हेयर नॉर्मल कलर के नहीं होते और होते भी हैं तो उनका कलर छूट रहा होता है। स्क्रीन पे यू कैन सी अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वॉशियोरकर। आई होप अब आप इन सिम्टम से रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मरास्मस। मरास्मस तब आकर होता है जब 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे कब बात कर रहे थे हम? इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 साल से जब बच्चा कम होता है, यानी कुछ महीनों का ही होता है, उस वक्त अगर उसको एडिक्वेट अमाउंट, सफिशिएंट जितनी ज़रूरत है उतनी अमाउंट का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना दिया जाए तो ये सिम्टम्स वो शो करता है। कौन कौन से? प्रोमिनेंट रिब्स, मतलब उनके जो रिब्स होते हैं, रिब केज के जो रिब्स होते हैं वो प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। ड्राई, थिन और रिंकल स्किन होती है, जिसको कहते हैं झुर्रियाँ पड़ रही हैं। ठीक है। जो स्किन होती है उसमें रिंकल्स होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, अगेन मेंटली सही से डेवलप नहीं कर पा रहा है। लीन एंड वीक बॉडी, बहुत ज़्यादा वीक होता है बॉडी। ठीक है। ये 4 सिम्टम्स है, आपको पता होने चाहिए। विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ सिंपल सा देखो, एक तो 2 टेबल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको वो आनी चाहिए। ठीक है। यू शुड बी एबल टू लर्न देम, सो जस्ट गो अच्छे से उसको पढ़ लेना, क्योंकि
आता ज़रूर एग्जाम्स में, एक ना एक सवाल ज़रूर आता है उन दोनों टेबल से। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में नीडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कम क्वांटिटी में सही, पर हाँ ज़रूरत बहुत होती है विटामिन और मिनरल्स की, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए। और वेरियस प्रोसेसेस, अलग अलग जो प्रोसेस होती हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। आपने इसे कई बच्चों ने थायराइड डिजीज सुनी होगी, बट एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। ऑलराइट, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन जो एक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। हार्मोन जैसे आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसमें एंजाइम्स थे, यहाँ पे हार्मोन होता है सेम तरह से, ठीक है। अब जो ये हार्मोन है ये अगर सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होता है कि जो इंसान होता है या तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा या तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। दो टाइप ऑफ थायराइड कंडीशंस हो जाती हैं, थायराइड डिजीज हो जाती हैं। लेकिन अब जो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत किसकी होती है? ज़रूरत होती है आयोडीन की, विच इज़ अ मिनरल। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बट चाहिए ज़रूर है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिलेगा बॉडी को तो थायरॉक्सिन ठीक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की एक डिजीज़ होती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें कैसे लिंक्ड होती हैं ये आप समझ पाओ, इसलिए अलग अलग प्रोसेसेस की फंक्शनिंग हो पाए प्रॉपर तरीके से। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विटामिन और मिनरल्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में से ही बट कंज्यूम ज़रूर किया जाए। हर एक विटामिन और मिनरल जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उनको परफॉर्म करना होता है, और उनकी डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। फॉर इंस्टेंस फॉस्फोरस और कैल्शियम जो होते हैं दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ठीक है। और एक मैंने आयोडीन का आपको बता दिया, आयोडीन की कमी से एक और डिजीज़ होती है विच इज़ गोइटर, थायराइड से रिलेटेड होती है बट थोड़ा सा फर्क होता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर थायराइड ग्लैंड वाली चीज़। बाकी सारा जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए आपकी बुक में है in the form of that table, ठीक है। Now we come to the next type of non-communicable diseases, which is organ malfunction diseases. इनको degenerative diseases भी कहा जाता है। बहुत छोटा सा आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, there are a lot of chances कि आपके एग्जाम्स में ये आ जाए, so just pay attention to it. organ malfunction diseases को degenerative diseases भी कहते हैं, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज होती हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि क्यों आकर होती हैं, क्योंकि बॉडी में जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उनकी मैल फंक्शनिंग की वजह से कुछ डिजीजेस आकर करती हैं। सच एज कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि कौन से ऑर्गन्स की मैल फंक्शनिंग से होती हैं, जैसे कि हार्ट अगर मैल फंक्शन कर रहा है तो एक डिजीज होती है, किडनी की होती है, सेम कॉज गोज फॉर पैनक्रियाज। एज अ रिजल्ट ये किसकी वजह से होता है, जो मैल फंक्शनिंग होती है वो किस रीजन की वजह से होती है? एक तो रीज़न होती है इम्प्योर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक ना होने की वजह से। दूसरा ओल्ड एज की वजह से इंसान बूढ़ा होता है तो उस वजह से भी होता है कभी कभी मैल फंक्शनिंग। नंबर 3, इम्प्रॉपर हार्मोनल सिक्रीशन। देखो हार्मोन्स के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हार्मोनल सिक्रीशन वही ठीक से हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में सिर्फ ऐसा समझो जैसे आपने एंजाइम्स पढ़ा है ना बॉडी में, आपकी एंजाइम्स होता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे बाइल जूस वगैरह सब सारे आपने एंजाइम्स पढ़े हैं। जैसे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स होते हैं। बहुत थोड़ा सा उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। दो अलग चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बस इतना सा स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। कुछ जो ऑर्गन कॉमन ऑर्गन मैल फंक्शन डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? डायबिटीज, हार्ट एंड रीनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जहाँ पे भी एक पूरी लाइफ के लिए ये चीज़ याद कर लो, जहाँ पे भी वर्ड रीनल आएगा हमेशा बात किडनी की ही होती है, ठीक है। रीनल बहुत कॉमन वर्ड है, व्हेन यू विल ग्रो अप इवन 11-12 तक आप बहुत ज़्यादा सुनोगे रीनल वर्ड, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू किडनी ऑलवेज इन बायोलॉजी। अब देखो एक आता है डायबिटीज मेलिटस, इट इज कॉज्ड बाय एन इनएडेक्वेट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, एक समझ लो ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन जैसे ही होते हैं ग्लैंड, बट थोड़ा सा फर्क होता है उनमें। तो जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन, और अगर वो इनएडिक्वेट, जितनी ज़रूरत है उतना सिक्रीट नहीं कर रहा है इंसुलिन, उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस नाम की एक कंडीशन जो है बॉडी में हो जाती है। इंसुलिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करता है लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, मतलब ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। कैसे करता है? जो लिवर होता है उसमें जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, और ये काम करने, जो लिवर है उसके पास एक्सेस ग्लूकोज है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको स्टोर करेगा। ठीक है, अब ये कन्वर्जन का और स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, और क्योंकि ये ऐसा काम करता है इस वजह से ये लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ब्लड में ये ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो बलने नहीं रहने दे रहा है, स्टोर कर लेता है, लिवर करवा देता है लिवर को। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो ना तो शुगर को यूज़ कर सकती है और ना ही वो स्टोर कर सकती है लिवर में। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हो कि हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की, अचानक शुगर कहाँ से आ गई? ग्लूकोज इज नथिंग बट शुगर। हम शुगर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे जब हम ग्लूकोज कह रहे हैं। यहाँ पर भी ग्लाइकोजन इज अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो डायबिटिक पेशेंट्स ना तो शुगर यूज कर सकते हैं ना ही स्टोर कर सकते हैं, इस वजह से उनका जो ब्लड होता है उसमें एक्स्ट्रा शुगर होती है, लेकिन बाकी जो टिश्यूज होते हैं उसमें कम होते हैं। ना बॉडी यूज कर पा रही ना स्टोर कर पा रही, तो जो ये शुगर है वो कहाँ रहेगी? वो ब्लड में रहेगी। और ब्लड में क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा है लेकिन जो टिश्यूज हैं वो लैक करते हैं, उनके पास कमी होती है, रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। मेजर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के? फटीग, थकान, लॉस ऑफ वेट, वेट बहुत जल्दी ज़्यादा कम हो जाता है, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है, और फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट। ठीक है, डायबिटीज़ कैन लीड टू मैल फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन सच एज किडनीज एंड हार्ट। डायबिटीज़ की वजह से बाकी ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज और हार्ट का भी मैल फंक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर मेडिकेशन दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, डिपेंडिंग कि उनकी कंडीशन क्या है। ऐसा टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा कि फैमिलीज़ में ये डिजीज़ रन करे, यानी मतलब अगर फैमिली में किसी एक को है तो उनका जो बच्चा होगा उसको भी होगी, फिर उसके बच्चे को होगी, तो इस तरह से वो डिजीज़ रन करती है फैमिली में अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माँ को है तो बच्चे को माँ को अगर डायबिटीज़ मेलिटस है तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डेवलप होती है एट एन एज। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड विथ 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज। 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज से प्रिवेंट किया जा सकता है रोज, लेकिन ठीक है, मॉडरेट एक्सरसाइज डेली और एक हेल्दी डाइट के साथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज मेलिटस को। डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है आपकी बुक में दिया गया है। डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। रिसेंट ईयर्स में कुछ पिछले सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ नाम की एक कंडीशन इमर्ज हुई है इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। हर उम्र में के लोगों में ये देखी गई है टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन। कैसे, क्यों देखी गई है? इनएफेक्टिव यूज़ ऑफ इंसुलिन सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है उसका यूज़ उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से बॉडी में जो इंसुलिन है वो ब्लड में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। द सेम थिंग लीडिंग टू डायबिटीज़। ठीक है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग 90% ऑफ डायबिटिक पीपल जो है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और किस वजह से होता है? ट्रेस्ड टू फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकली वो बहुत कम काम कर रहे होते हैं, या फिर वो ओबीस होते हैं, ओबिसिटी का शिकार होते हैं, बहुत फैट होते हैं। ठीक है, कमिंग टू हार्ट डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेज ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कैसे रिलेटेड होती हैं? रिलेटेड टू डाइट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऑफ एक हो गया। ठीक है, नंबर सेकेंड इज फैट रिच डाइट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल
यानी बहुत ज़्यादा फिजिकली काम नहीं करना, काफ़ी देर तक बैठे रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहना, फैट रिच डाइट जिसकी वजह से वेट गेन हो, और स्ट्रेस तीसरा पॉइंट, ये मेजर कॉजेज है जिसकी वजह से हार्ट मैल फंक्शन होता है। ठीक है, हार्ट मैल फंक्शन दो होते हैं, एक कोरोनरी हार्ट डिजीज कह लो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कह लो, CAD कहा जाता है। ठीक है, अनदर वन इज हार्ट अटैक। तो देखो दोनों में डिफरेंस होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज देखो तब होती है जब होती कहाँ पे, हार्ट मसल्स, इट अकर्स इन द हार्ट मसल्स, जब it occurs in the heart muscles when the heart muscles do not get enough oxygen। जो हार्ट की मसल्स होती हैं, ये हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें अकर करता है। अब जब हार्ट की जो मसल्स हैं उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई में एक रिडक्शन होता है, उसकी वजह सिंपली स्टार्टिंग में क्या हुआ, ब्लड सप्लाई में रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ? प्लेक या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, या तो डिपॉजिट ऑफ प्लेक हुआ या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ कोरोनरी आर्टरी में, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई में रिडक्शन होगा। ब्लड सप्लाई में रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। ठीक है, हर मसल को, बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो डिजीज होगी ही। ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, मैल फंक्शन होगा, और फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज का उसको नाम दे दिया जाता है, दैट सेड। एंजाइना और टेम्पररी चेस्ट पेन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, अब हार्ट अटैक क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। देखो यहाँ पे बताया गया है एंजाइना, टेम्पररी चेस्ट पेन। जो इस टेम्पररी चेस्ट पेन है ये कभी कभी, मोस्ट ऑफ द केस में बल्कि हार्ट अटैक भी हो जाता है। कब होता है? जब पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज इन द आर्टरी फीडिंग इट। कोरोनरी हार्ट डिजीज में देखो इंसान के साथ क्या होता है, ब्लड सप्लाई में रिडक्शन आते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती। और ब्लड सप्लाई में रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि डिपॉजिट ऑफ प्लेक या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई में कमी आई है। ठीक है, और उस कमी की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, हार्ट मसल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जितनी उसको ज़रूरत थी। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल जो है वो सडनली उसमें ब्लड सप्लाई आना ही बंद हो जाता है, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, एक बूंद भी ब्लड नहीं आ रहा होता है। उस केस में हार्ट अटैक होता है, और इसको जो एक कॉज होता है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। CAD की वजह से हार्ट अटैक होता है, और ये अकर कब होता है? व्हेन अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज सडनली डिप्राइव, उसको ब्लड सप्लाई से एकदम मिलती ही नहीं है, ड्यू टू, क्यों नहीं मिलती है? कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी में, जिस आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, रीनल डिजीज अगेन मतलब किडनी की डिजीजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये तब अकर करती हैं जब किडनीज जो है वो एफिशिएंटली वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और सॉल्ट्स को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से जो ये चीज़ें हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और सॉल्ट्स, ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं ब्लड में, जिसकी वजह से एडिशनल वेस्ट जो होता है सेल से वो रिमूव नहीं हो पाता है। क्या हुआ? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और सॉल्ट जो है वो फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं थ्रू द किडनीज। ठीक है, एफिशिएंटली सही से फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी वो कलेक्ट हो जाएंगे ब्लड में, और जब वो ब्लड में कलेक्ट हो जाएंगे तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, और इसकी वजह से जो एडिशनल और जो वेस्ट आया है उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेशेंट्स विद जिन पेशेंट्स की मैल फंक्शनिंग किडनीज होती हैं उनको पीरियोडिक डायलिसिस की ज़रूरत होती है टू रिमूव वेस्ट, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। दो ऑप्शंस होते हैं, पीरियोडिक डायलिसिस ताकि वो वेस्ट रिमूव कर ले, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, आर्थराइटिस जो है इट इज़ अ डिजीज ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स का ये डिजीज होती है। टू टाइप्स के, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस सिंपली देखो इतना समझो ये फिंगर्स वगैरह से रिलेटेड है, और ओस्टियो आर्थराइटिस जो है इट इज़ रिलेटेड टू लेग्स। ठीक है, अब देखो समझाती हूँ मैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है? स्वेलिंग होती है, पेन होती है, स्टिफनेस होती है। कहाँ पे होती है? जॉइंट्स में होती है, खास तौर पे फिंगर की जो मिडल जॉइंट होती है उसमें होती है। ठीक है, और इन सम केसेस जो ये मिडल जॉइंट्स होते हैं ये ट्विस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है,
ओस्टियोआर्थराइटिस में कब कॉज होता है? बाय द ब्रेक डाउन एंड इवेंचुअल डिजेनरेशन। पहले तो जो कार्टिलेज है वो टूटा एट द जॉइंट्स। क्यों टूटा? या तो एजिंग की वजह से, हेरिडिटी यानी फादर या मदर को था तो बच्चे को भी हो गया, ठीक है, वो वाला कंडीशन, या फिर चोट लगने की वजह से, या तो बूढ़ा होने की वजह से। हेरिडिटी मतलब पास ऑन होता रहता है जो जनरेशन से जनरेशन, वही वाला केस कि फादर या मदर हुआ है तो बच्चे को भी सेम चीज़ है, ठीक है, या फिर चोट लगने की वजह से। इन तीनों में से किसी एक वजह से या एक से ज़्यादा वजह से जब कार्टिलेज जो होता है, जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है, और फिर बाद में उसका डीजेनरेशन भी हो जाता है, तब जाके ओस्टियोआर्थराइटिस कॉज होता है। मार्क कैसे किया था, मतलब कैरेक्टराइज कैसे करते हैं इसको? स्टिफनेस होती है, पेन होता है अफेक्टेड जॉइंट्स में, जैसे कि हिप्स, नीज एंड स्पाइन। मोस्टली जो ओस्टियोआर्थराइटिस जो होता है हिप्स, नीज एंड स्पाइन में होता है, और वहीं पे मैंने आपको बताया जो ये वाला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये स्पेशली फिंगर्स में होता है, ठीक है। कमिंग टू अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कोरोनरी हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। लेट्स सी, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो प्लेक है वो बिल्ड हो जाती है अलोंग द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है उसके अलोंग जो है वो प्लेक बन जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और रफ हो जाती हैं। इसकी वजह से जो इंटरनल डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अब डायमीटर कम हो गया तो जो ब्लड उनके अंदर से फ्लो कर रहा था, बाय द वे आई होप आपको आर्टरीज पता होगा, आर्टरीज आर दी ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच कैरी ब्लड, ठीक है। अब देखो जो इंटरनल डायमीटर है वो कम हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लेक बिल्ड हो गई। अब प्लेक जो बिल्ड हो गई उसकी वजह से वो थिक हो गई आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है, इंटरनल डायमीटर कम हो गया। अब जो ब्लड आ रहा था टू वेरियस ऑर्गन्स, उसकी जो ब्लड फ्लो कर रहा था टू वेरियस ऑर्गन्स वो कम हो गया। अब ब्लड फ्लो कम हुआ तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड कम हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आर्टरीज के कौन सी आर्टरीज अफेक्ट हुई हैं उसके डिपेंडिंग, या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है हार्ट के रिलेटेड, या फिर कैरोटिड आर्टरी डिजीज भी हो सकती है रिलेटेड टू ब्रेन, और क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। 3 डिजीज में से कोई भी एक हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस की जो ये प्लेक है डेवलप हो रही है। कैंसर, इट इज डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सम एबनॉर्मल सेल्स। बॉडी के किसी भी पार्ट में एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसको कंट्रोल ना किया जा पा रहा हो और एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही हो जिसकी वजह से नॉर्मल टिश्यूज जो है वो इन्वेड हो रहे हो, उसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। ग्रोइंग मास, कैंसर सेल्स का जो ग्रोइंग मास होता है, ग्रोइंग ग्रुप होता है, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम दिया जाता है। कैंसर जिस भी ऑर्गन में ओरिजिनेट होता है, जिससे शुरुआत होती है, जिसमें वो पैदा होता है, स्टार्ट होता है, उसमें जो कैंसर उसके बेसिस पे कैंसर को नाम दिया जाता है। जैसे अगर ब्लड में शुरू होते हैं तो उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। सिमिलरली अगर ब्रेस्ट में होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का नाम दिया जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। द बेसिक कॉज ऑफ कैंसर, बेसिक कॉज क्या है कैंसर का वो अननोन है, लेकिन जो कंडीशंस जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है वो कौन कौन सी है वो हमें पता है। ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, सन की जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है आपने सुना होगा बहुत हार्मफुल होती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अगर ओवर एक्सपोजर करोगे उसकी वजह से भी हो सकता है कैंसर। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कुछ केमिकल्स के कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यू करने की वजह से भी होता है। मोस्ट कॉमन आर स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको की वजह से कैंसर हो गया, ठीक है। कमिंग टू एलर्जी, एलर्जी क्या होती है? An allergy, just a minute. An allergy is an unusual hypersensitivity of body tissue to certain substances. कुछ substances की तरफ जो body tissues हैं उनकी unusual हाइपर सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए बॉडी, अनयूजुअली हो जाए बॉडी टिश्यू के, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं
वो कुछ सब्सटेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, हाइपर हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, और जो नॉर्मल बात नहीं है उसको हम एलर्जी कहते हैं। जिन सब्सटेंसेस की वजह से एक एलर्जी ट्रिगर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एलर्जेंस। एलर्जेंस फूड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक खाना, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स और परफ्यूम्स। जो एक एलर्जिक रिएक्शन है वो कब अकर हो सकता है, जब एलर्जेंस या फिर इनहेल किए गए या फिर बॉडी के अंदर गए हैं, टेकन लिए गए हैं थ्रू द माउथ और डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट से। अस्थमा, एक्जिमा एंड हाइव जो हैं ये कुछ डिजीजेस हैं जो एलर्जिक रिएक्शन, पहले एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके बाद जो है ये डिजीजेस कॉज होती हैं। ठीक है। बाइट्स एंड स्टिंग्स, कुछ सर्टेन एनिमल्स और इंसेक्ट्स की जो बाइट्स एंड स्टिंग्स हैं उस जैसे कि स्नेक, स्पाइडर, कैनाइंस की जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। इनसे वेक्टर बोर्न डिसीजेस हो सकती हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल देखो, जो एक पॉइजनस स्नेक होता है उसकी जो बाइट होती है वो फेटल हो सकती है, यानी डेडली हो सकती है अगर उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट ना किया जाए। पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं वो वेनम कंटेन करते हैं, उनके अंदर वेनम होता है जो कि नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फीवर, हम में से बहुत से लोग, कितने लोग आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको लगता था कि फीवर एक बीमारी है, डिजीज़ है, बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, वो एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं होती है। इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, बट वो एक डिजीज़ का इंडिकेशन देता है कि अगर फीवर आ रहा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो आपको कोई डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम फीवर, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी गलत चीज़ जो आपकी बॉडी में नहीं आनी चाहिए थी वो एंटर कर गई है। ठीक है। डेथ में आते हैं अभी, इटसेल्फ डिजीज़ नहीं होते, इंडिकेटिव होता है वो डिजीज़ का। फीवर तब अकर होता है जब पर्सन किसी डिजीज़ से सफ़र करता है, फिर इन्फेक्शन से। फीवर ऑफन तब अकर करता है जब इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो बॉडी के किसी पार्ट में, या फिर जब टॉक्सिन्स या फिर कुछ फॉरेन बॉडीज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएं। ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, which is also written as 98, so yeah, also written as 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है। या फिर इसको हम सेम चीज़ को और क्या कहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। जब ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसे जब राइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, इट इज़ टर्म्ड एज फीवर। उसको फीवर का नाम दिया जाता है। जब इंसान फीवर से सफ़र करता है तो जो पल्स और हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाती है कि आपको पता चले कि हाँ हार्ट बीट तेज़ चल रही है। जो राइज है बॉडी टेम्परेचर में 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर राइज हो जाए फ़ारेनहाइट में, या फिर 96 डिग्रीज के बिलो चला जाए, बिलो 96 जाए या फिर अबव 105 जाए, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। फीवर जो है हमारी बॉडी में कॉज होता है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या फिर बाकी जर्म्स जो होते हैं उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने के लिए होता है, एंड नॉट बाय द जर्म्स देमसेल्व्स। नाउ वी कम टू क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करते हैं, खुद से भी और आसपास भी अगर हम मेंटेन करते हैं। कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लेकर इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक तो पर्सनल हाइजीन एंड सेकंड ऑफ ऑल कम्युनिटी हाइजीन। देखो पर्सनल हाइजीन की अगर मैं बात करूं तो एक तो बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए, उसके अलावा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी बॉडी को और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल और क्लीननेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक हेल्दी पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, आप हेल्दी रह सकें। पर्सनल हाइजीन होता क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ क्लीन। खुद को साफ रखने की जो प्रैक्टिस है उसको पर्सनल हाइजीन का बस नाम दिया जाता है, दैट्स इट। ठीक है। बाय फॉलोइंग अ फ्यू गुड हैबिट्स यू कैन कीप योरसेल्फ क्लीन। कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर, हैबिट्स को फॉलो करके आप अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। इसमें पहली जो हेडिंग आती है दैट इज केयर ऑफ स्किन, हैंड्स एंड हेयर। किसकी केयर करने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्किन, हैंड्स, हाथ और बालों की केयर करने की यहाँ पे बात चल रही है। रेगुलरली नहाना चाहिए ताकि जो स्वेट और डर्ट है वो रिमूव करी जा सके, जो स्किन है उसको साफ रखा जाए और डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो हैं उससे फ्री रखा जाए।
क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, पर्टिकुलरली जो सॉक्स और अंडरगारमेंट्स है वो साफ होने चाहिए व्हेन यू आर वेयरिंग देम। जो क्लोथिंग आइटम्स हैं ये आपकी जो बॉडी के जो स्किन होता है उसके बहुत पास होते हैं, डेड सेल्स के पास होते हैं, और तो यहाँ पे स्किन के पास बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो इस वजह से जो डेड सेल्स और जर्म्स होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये साफ पहनना चाहिए क्लॉथ्स, स्पेशली सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स। वॉशिंग हैंड्स जो है ये सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का, इसलिए आपको कब कब हाथ धोना चाहिए, खाना खाने और के पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद कोई भी एनिमल, इक्विपमेंट या फिर कोई भी ऐसा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि डस्टबिन, उसको टच करने के बाद भी आपको हाथ धोना चाहिए। अपने बालों को सोप या फिर शैम्पू से एटलीस्ट हफ्ते में एक बार वॉश करना चाहिए ताकि आपका बाल साफ रहे, स्कैल्प क्लीन रहे, इसकी वजह से क्या होता है, जो डैंड्रफ की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और स्लाइस नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू, ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा गिव रीजन्स में आता रहता है एग्जाम्स में, सो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अपने हेयर को मसाज करो, और हेयर और स्कैल्प दोनों को मसाज करो विद ऑयल रेगुलरली, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो और आपके बाल शाइनिंग रहें। डेली कॉम्ब करने में जो डस्ट होती है उससे उससे आप बच पाते हो। कीप योर नेल ट्रिम्ड, जो नाखून है उनको काट कर रखना चाहिए और क्लीन भी रखना चाहिए ताकि जर्म्स और डर्ट जो है वहाँ पे कलेक्ट ना हो पाए। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उनका कहना है स्प्रेडिंग स्क्रबिंग, अपने जो हैंड्स हैं, हाथों को विग्रसली कम से कम 15 सेकेंड्स तक स्क्रब करने से, सोप और वाटर से करना चाहिए ताकि डायरिया और एलर्जी कॉजिंग जर्म्स जो हैं उसको वॉश अवे किया जा सकते हैं, उनको हटाया जा सके। ओरल हाइजीन की बात की जाए तो ओरल हाइजीन की बात जब हम करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं माउथ एंड टीथ को साफ रखना और टूथ डीके को भी अवॉइड करने की बात हम यहीं पे कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ टीथ को ब्रश करना कम से कम दिन में 2 बार, और हर बार जब भी आप खाना खा लेते हो आफ्टर एवरी मील आपको जो माउथ है उसको रिंस करना चाहिए। क्रंची वेजिटेबल जैसे कि रेडिश और कैरेट खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो टीथ हैं वो स्क्रब हो एज यू आर ईटिंग देम। मिल्क, चीज़ और कर्ड जो है ये आपको रोज़ खाने की आदत डालनी चाहिए अपने डाइट में, इसको पार्ट बना लो क्योंकि कैल्शियम में ये रिच होते हैं और बोन्स एंड टीथ को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ खाने से बचा करो। टूथ डीके क्या होता है? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड पार्टिकल्स जो कि दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उनके एक्शन की वजह से टूथ डीके होता है। अब जो एक तो ये फंस जाते हैं, गेट स्टक, वो जब एक्शन करते हैं और एक स्टिकी फिल्म बना लेते हैं जिसका नाम है प्लेक। ठीक है, उस केस में टूथ डीके कॉज होता है। माइक्रोब्स जो होते हैं प्लेक में वो शुगरी फूड पे एक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं जिनसे कैविटीज़ बनती है और फिर टूथ डीके होता है। जो माइक्रोब्स हैं वो प्लेक बनाएंगे, वो जो प्लेक है वो शुगरी फूड पे, जो माइक्रोब्स होते हैं प्लेक में वो शुगरी फूड को एक्ट करेंगे, फिर उससे एसिड बनाएंगे एंड देन वो कैविटी फॉर्म करेंगे रिजल्टिंग इन टूथ डीके अल्टीमेटली। आई केयर जो है वो, आईज जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं अपने आपके सारे और सेंस ऑर्गन्स में से। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, उनमें से जो 5 जो होते हैं उनमें से आई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शंस और डिजीजेज जैसे जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा, ये तो कॉमन डिजीजेज हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स खाना चाहिए आपको, स्पिनच, कैरेट, कैबेज, फ्रूट्स सच एज मैंगो। कौन से वेजिटेबल्स? स्पिनच, कैरेट, कैबेज एंड फ्रूट जैसे कि मंगाया एंड पपायाज, क्योंकि ये आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आइज़ जो होती है उनका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। 3 पॉइंट्स में ये बात कही गई है। देखो, आइज़ में आई लैशेस होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनको डस्ट और डर्ट से। जो आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, दे हेल्प वॉश आउट द डर्ट, जो भी डर्ट गई होती है आँख में उसको वॉश आउट करने में हेल्प करते हैं। आईलिड्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट आई के बहुत ज़्यादा करीब आता है, तो अगर वो आता है बहुत ज़्यादा पास तो आइज़ जो है उससे प्रोटेक्ट हो जाती हैं इनसाइड ऑफ द आइज़। डिड यू नो, आपकी बुक में दिया गया, मियोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया 2 कॉमन आई डिजीजेज है। मियोपिया में क्या होता है, इंसान को दूर की चीज़ें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है, जो पास की चीज़ें होती हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंसान को क्लियरली नहीं दिखता है।
आई केयर के डूज की अगर बात करी जाए तो अपने आईज को स्प्लैश करना चाहिए विद क्लीन वाटर दिन में 2 से 3 बार। प्रॉपर आई डिस्टेंस बनाना चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। सन ग्लासेस पहननी चाहिए ब्राइट सनी डेज पे, ताकि सन की जो ग्लेयर है उससे प्रोटेक्शन मिल सके। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के तरफ देखना चाहिए आउटसाइड, ताकि आपकी जो आईज है उसका स्ट्रेन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर आपको ब्लैक बोर्ड या फिर बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक आई स्पेशलिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए आपको आई केयर में? अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उससे डैमेज हो सकता है। प्रेस नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिम लाइट, या अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। मूविंग व्हीकल्स में भी नहीं पढ़ना चाहिए और लेटे लेटे भी नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी नहीं देखनी चाहिए। कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा देर तक। हर 20 मिनट आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए। नेकेड आइज से एक्लिप्स नहीं देखना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट से अपनी आइज को क्लीन करने की कोशिश मत करना, नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी आंख में कुछ चला जाता है तो किसी एडल्ट, किसी बड़े को कहो कि वो आपकी हेल्प करे, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद ही कुछ करने लग जाओ। ब्लिंक क्विकली, तुरंत आंखें पलक पकड़नी चाहिए, ब्लिंक करना चाहिए, सो दैट फ्लो ऑफ टीयर शुरू हो जाए और जो अंदर गया है जो भी डर्ट वगैरह वो बाहर आ जाए, वॉश आउट हो जाए। कम्युनिटी हाइजीन, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट से लोगों को हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अपार्ट फ्रॉम हम अपना पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करते हैं, साथ साथ हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सारी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे एम एट इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। देखो सारी एक्टिविटीज़ जिनका एम क्या होता है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, वो किस प्रोग्राम किसके अंडर आती हैं? कम्युनिटी हेल्थ या फिर कम्युनिटी हाइजीन के अंडर ही आती हैं। सम कॉमन कम्युनिटी हाइजीन प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं? प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड देयर ट्रीटमेंट। पंचायत, गांव में जो पंचायत होती हैं और टाउन्स एंड सिटीज़ में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर दीज प्रोग्राम्स। प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो साफ सुथरा पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी हेल्थ के लिए। वाटर को सेफ हम बना सकते हैं पीने के लिए फॉर ड्रिंकिंग। कैसे? पानी में क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। आलम क्रिस्टल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वाटर मडी है तो आलम की क्रिस्टल ऑफ आलम की एक क्रिस्टल से जो अगर आप डालोगे उसमें तो जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे उसको, जिसको बाद में आप फिल्टर ऑफ कर सकते हो। स्टोरेज कैन या फिर अर्दन पॉट्स में पानी को स्टोर करके अगर रखते हैं तो जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में वो रिमूव हो जाती हैं। कैसे? वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और फिर बाद में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन आप उसको पोर आउट कर सकते हो और आप सेपरेट हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी वो अलग हो जाएगी और जो आपका साफ सुथरा पानी है वो एक तरफ हो जाएगा। कम से कम 15 मिनट अगर आप पानी को बॉयल कर लेते हैं, ये एक श्योरेस्ट मेथड है जिससे ये बात श्योर हो जाती है कि आपका जो पानी आप पी रहे हैं उसमें कोई भी जर्म नहीं है, वो जर्म फ्री वाटर है, क्योंकि बॉइलिंग से जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे आपको कम से कम 15 मिनट बॉयल करना पड़ेगा। वाटर फिल्टर्स और आरओ सिस्टम्स यूज़ करना जो आजकल हम सब करके घर में हो रहा होता है। दीज डेज वाटर फिल्टर्स विद टेक्निक्स जैसे कि पोरस कार्बन कैंडल्स, पासिंग यूवी रेडिएशन थ्रू वाटर, और जो हम सबके घर में होता है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम्स का यूज़ करना। इन सब से क्या होता है हमें एक जर्म फ्री पानी पीने को मिलता है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड ट्रीटमेंट। जो वेस्ट है उसका प्रॉपर अच्छे से डिस्पोज करना और जो उनका ट्रीटमेंट है उसकी वजह से सराउंडिंग्स जो है वो क्लीन होती हैं और एक पब्लिक हेल्थ जो है ओवरऑल पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और उनके ट्रीटमेंट का। ये जो सिविक बॉडीज़ होती हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, ये देखिए कहाँ से, हाउस होल्ड, ऑफिस, इंडस्ट्रीज और बाकी हर जगह से प्रॉपरली वेस्ट का कलेक्शन इंश्योर किया जाए। वेरियस मेथड्स जिनको अडॉप्ट किया गया है ताकि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो नंबर 1 इज सीवेज डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट। किचन्स से वेस्ट वाटर और घरों की जो टॉयलेट्स होती हैं उनका जो वेस्ट वाटर होता है, बाकी जितनी भी जगहों से जो वेस्ट वाटर होता है वो कैसे कैरिड आउट होता है? थ्रू अंडरग्राउंड सीवर्स। ठीक है, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से सीवर्स बनाई जाती हैं। मोस्टली जो सिटीज़ होती हैं उनके में ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ताकि जब वाटर बॉडी में सैवेज को, ये सीवेज मतलब जो सारा जो गंदा पानी है, डर्टी वाटर, वेस्ट वाटर, जब वाटर बॉडी में एंटर कर रहे हैं उससे पहले उसको साफ कर दिया जाए, थोड़ा सा ट्रीट कर दिया जाए
सो दैट जो वहाँ पे फिश वगैरह हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। डंपिंग और गार्बेज कलेक्शन, सिविक बॉडीज जो होती हैं वो गार्बेज कलेक्शन और उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए भी अरेंजमेंट्स बनाती हैं और फिर उसको डंप किया जाता है पिट्स, लो लाइंग एरियाज में जो पिट्स हैं उसमें डंप किया जाता है। जो ये लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे इंसान लोग रह रहे होते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन जहाँ पे इंसान सेटल्ड होते हैं, उससे बहुत दूर कहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई अननोन सा विलेज है जहाँ कुछ ऐसा जगह जहाँ बहुत लोग नहीं रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जब ये जो लो लाइंग एरियाज पिट्स ये भर जाते हैं तो इनको कवर कर देते हैं सॉइल से, ताकि जो गार्बेज है वो एनिमल्स स्कैटर ना कर पाए। कभी कभी जो पार्क, शॉपिंग मॉल्स और बाकी बिल्डिंग्स होती हैं वो उनको इन डंपिंग ग्राउंड्स के ऊपर बना दिया जाता है आफ्टर मेनी ईयर्स, ठीक है, कई सालों के बाद। अब वी कम टू कंपोस्टिंग। किचन और गार्डन वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं नेचुरली। कैसे? सॉइल से कवर्ड जो पिट्स हैं उनमें उसको डंप करके डाल के, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज कर देंगे इस वेस्ट को, किसमें? मैन्योर रिच सॉइल या फिर कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो कितना अच्छा रिसाइकलिंग का एग्जाम्पल है, कहाँ वो वेस्ट था और नाउ सो हेल्पफुल फॉर दी प्लांट्स। इस मेथड को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। कभी कभी ये जो पिट्स होते हैं ये पूरा कंपोस्टिंग करेगी और उसमें जो ये पिट्स होते हैं उसमें अर्थ वॉर्म्स को भी डाल दिया जाता है ताकि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, देखो कंपोस्टिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो वर्मी कंपोस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो किचन और गार्डन वेस्ट है उसको आपने डंप कर दिया पिट्स में जो कि सॉइल से कवर्ड है, उसमें अर्थ वॉर्म को भी ऐड कर दिया ताकि जो वेस्ट को कंपोस्ट में बदलने का जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से हो जाए। स्पीड अप करने के लिए ही डाला जाता है और इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अर्थ वॉर्म भी आ गया। जब बिना अर्थ वॉर्म के हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। और जब अर्थ वॉर्म के साथ हो रहा है तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस नंबर 1 थिंग, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा उसका लिंक, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नंबर 2, ये जो नोट्स है जिसे मैंने आपको पढ़ाया इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगैन मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आप चाहे तो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, क्योंकि रीज़न बिंग आपकी बुक में पॉइंट्स में नहीं दिया गया है और ऐसा मेरा मानना है एंड साइंस का भी कहना है, जब आप पॉइंट्स में देखते हो अरेंज होती है इन्फॉर्मेशन, आप इजीली याद कर पाते हो, ठीक है। जस्ट फॉर दैट आप रिवाइज भी इजीली कर पाते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको क्लास 6 का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊँ। वन थिंग मोर, मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे क्लास 6 की मैथ्स की वीडियोस डालना शुरू की है, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सो आई होप जिनको भी प्रॉब्लम्स थी मैथ में वो अब सॉल्व हो रही होगी। अपने जो रिव्यूज़ हैं मैथ में, आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए मैथ्स का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो पिछला मैंने चैप्टर डाल रखा है वो भी ज़रूर से जाके पढ़िए, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी लाइफ काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्लास 6 में पढ़ा और एग्जाम पास कर लिया, 7th में पढ़ोगे सेम चीज़, 8th में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसके यूज़ हो रहे होते हैं। सो इट्स हेल्पफुल, आपको देखनी चाहिए वो वीडियो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो।